नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। श्री नारद मीडिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अगस्त क्रांति दिवस पर आज आप उसकी चौथी कड़ी देख रहे हैं। आज 12 अगस्त 1942 की घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। 11 अगस्त को शहीद उमाकांत सिंह की जब शहादत होती है, उसके बाद से पूरा जिला आंदोलित हो उठता है। ये आंदोलन कैसे गांव-गांव तक प्रखंड स्तर पर पहुंचता है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर अशोक प्रेमवत्सर हैं। आप इतिहासकार हैं और खासकर सिवान और सारण प्रमंडल के इतिहास पर आपका एकाधिकार है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि ये आंदोलन कैसे गांव तक और प्रखंड तक बड़ा व्यापक रूप में पहुंच रहा है। सर, नारद मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस श्रृंखला के चौथी कड़ी में राजेश जी ने ये जानना चाहा कि 11 तारीख की घटना जो पटना में हुई, उसके बाद कैसी प्रतिक्रिया जिले में हुई। बेशक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी तीव्र आक्रामकता उभार आंदोलन में इसके पहले नहीं थी। इस घटना ने पूरी जनमानस को इस कदर आंदोलित कर दिया कि क्या महाराजगंज, क्या सिवान, क्या दरौली, मैरवा, सिसवन, रघुनाथपुर, सब में एक विद्रोह के स्तर तक लोग आंदोलित हो उठे। यह अलग बात है कि शहीदों की सूची में जिनके नाम आज देखे सुने पढ़े जाते हैं, वह एक बहुत छोटी सूची है, लेकिन ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने लाठियां खाएं, जेलों में यातनाएं की, काटे, पलायन का जीवन जिया, तरह तरह की यातनाएं झेलते हुए रहे। आज उनके नाम की चर्चा नहीं होती है, वो नाम ही मर भी गए। आंदोलन में हम देखते हैं कि बाप और बेटे एक साथ जेल जाते हैं, एक साथ सजा मिलती है उनको, और एक ही जेल में एक साथ वे पूरी सजा पूरी करते हैं। यह था आंदोलन। पत्नी, बेटे, माँ, सब एक साथ इस आंदोलन में देखे जा रहा है, जिससे जो बन पड़ा है किया है। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। हम आज चर्चा करना चाहेंगे, इसकी शुरुआत सिवान से करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद आएगी जुबली सराय की वो घटना, जिसका आज नाम शहीद सराय है। उसे अंग्रेजों ने एक सराय के रूप में बनाया था, जहाँ से व्यापारी आकर ठहरते थे व्यापार करने के लिए। उसका एक परिसर था, उस परिसर में सभाएं होती थी, बाजार भी लगते थे। आंदोलनकारी 10 तारीख से ही रोजाना जुलूस, प्रदर्शन और तिरंगा लहराने की कोशिश करते थे। उस दिन भी एसडीओ कोर्ट पर तिरंगा लहराया, ट्रेजरी पर तिरंगा लहराया, जुलूस निकले, रैलियां निकली, और उसके बाद एक सभा में तब्दील हो गई। और वो सभा वहीं हो रही थी, जुबली सराय के परिसर में। भीड़ जितनी अंदर थी, उससे अधिक भीड़ बाहर सड़क पर थी। उस समय के मजिस्ट्रेट थे एसी मिश्रा। बार बार उन्होंने चेतावनी दी, हटने के लिए कहा,
लेकिन उनकी बातों को अनसुनी करते हुए भीड़ के तेवर उग्र होते गए और तल्ख होते गए। सबसे पहले सड़क पर खड़े लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया था, जो रिकॉर्ड्स बताते हैं, या पुलिस ने अपने पक्ष में इस घटना को मोड़ने के लिए ऐसा कहा है। इसके बाद लाठियां चली। लाठियों से जब उग्रता बढ़ती गई और नियंत्रण नहीं हुआ तो उपस्थित मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दिया और उस आदेश का परिणाम ये हुआ, भगदड़ मची, गोली से कई लोग गिरे। कुल 152 लोग, रिकॉर्ड बताते हैं कि 152 लोग इस घटना में जख्मी हुए थे। सिर्फ गोली से नहीं, भगदड़ से, लाठियों से, पत्थरों से, तरह तरह के और उग्रता में। लेकिन 3 लोग शहीद हुए। एक के बच्चन प्रसाद, जो ठेपहा के थे, बहुत छोटी उम्र थे, डीएवी के छात्र थे। झगड़ू शाह, जिनको यहीं डीएम स्कूल के पास पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया गया है, अंतिम संस्कार किया गया था। उस भीड़ में भी कई हजार लोग जुटे थे। दूसरे छठू गिरी, जो दाऊदपुर से चलकर यहाँ आए थे इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, ये 3 छात्र मरे और इनके लहू से सिवान में जो आक्रोश भड़का, उस आक्रोश ने पूरे सिवान को अपने लपेटे में लिया। सिवान का पूरा जनमानस, सिवान की सड़कें, गलियां, गांव गिराव, पढ़े अनपढ़, गांव घर की गृहिणियां, कोई अंतर नहीं, कोई गतिरोध नहीं, कोई विभाजन नहीं, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के लिए सब निकल पड़े, चल पड़े। नतीजा इसका ये हुआ कि अगले दिनों में पूरा सिस्टम पैरालाइज्ड हुआ। एक घटना हम आपको याद कराना चाहेंगे कि 14 अगस्त को एक रेलगाड़ी चलती है मैरवा से। उस रेलगाड़ी पर असंख्य, जितना चढ़ सकते थे उतने छात्र नौजवान चढ़ते। उस गाड़ी पर बोर्ड बदल दिया जाता है, स्लोगन लिखे जाते हैं, सुराज गाड़ी। ड्राइवर, टीटी, जो भी है, सब लोगों को कहा जाता है कि ये सुराजी गाड़ी है, हम जहाँ कहेंगे वहाँ रुकेगी। झंडों से, स्लोगन से पूरी गाड़ी को पाट दिया गया और नारा लगाते हुए वो गाड़ी चलती है सुराज गाड़ी के नाम से। एक दूसरी गाड़ी सिवान से खुलती है उसी दिन छपरा के लिए। उस पर 2 अंग्रेज अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहीं प्रतिरोध नहीं किया, कहीं विरोध नहीं किया। आक्रामक भीड़ ने उनसे भी जय हिंद के नारे लगवाए और उन्होंने ऐसा किया, कहीं हिंसा नहीं हुई। गांव के लोग उस रेलगाड़ी के किनारे खड़े होकर जयकारे लगाते रहे, रेलगाड़ी बढ़ती रही। डॉक्टर साहब, ये जो आंदोलन है, ये शहर से गांव तक कैसे पहुंचा और गांव को ये आंदोलन कैसे आंदोलित किया? कैसे लोग इतना गांव में भी रह के उग्र हो गए? और आप ये विस्तार से बताएं कि गांव के लोग इस सत्ता का विरोध कैसे करने लगे? देखिए, उस समय संचार के माध्यम इतने सशक्त नहीं थे, न अखबार पहुंच पाते थे, न टेलीविजन या रेडियो की व्यवस्था आज की तरह तकनीकी साधन नहीं थे। लेकिन सारी सूचनाएं गांव तक पहुंचती थी। शहर में आज क्या हुआ,
लोग शहरों से जाकर गांव में माउथ टू माउथ कंपेनिंग चलती थी और वो सबसे सशक्त और मजबूत कंपेनिंग होती है। सबसे आपको बताएं कि 22 दिनों तक रघुनाथपुर थाने पर तिरंगा लहराता रहा। जब 10,000 लोगों की भीड़ थाने पर पहुंचती है, उस समय उसका नेतृत्व कर रहे थे रामदास पांडे। वे गिरफ्तार हुए, 4 साल तक उन्हें सजा हुई। रघुनाथपुर में ही नवादा एक गांव है, वहां के जगन्नाथ सिंह और उनके पिता रामरक्ष सिंह दोनों एक साथ गिरफ्तार किए जाते हैं। दोनों पर एक ही तरह के मुकदमे चलते हैं, दोनों को एक ही साथ सजा होती है और दोनों पूरी सजा करके जेल से बाहर आते हैं। इस तरह का उदाहरण किसी भी आंदोलन में बहुत कम मिलेगा कि बाप और बेटे एक साथ जेल जाते हों और दोनों एक दूसरे के संबल बनते हों, उत्साह बढ़ाते हों, जोश भरते हों। ठीक ऐसा ही एक उदाहरण आपको दरौली में देखने को मिल रहा है। बबुना तिवारी नाम के जो व्यक्ति थे, वस्तुतः वह एक प्रशिक्षण स्थल था, उनका घर, उनका परिसर। सभी सुराजी वहां जुटते थे, आगे की योजना बनाते थे, खाते थे और घर की गृहिणियां उनके लिए खाना बनाती थी। उनके 2 बेटे थे, एक को अंग्रेजी हुकूमत ने गोली मारने का आदेश दिया, एक पर 5,000 का इनाम घोषित किया। पिता, पुत्र, माँ सभी घर छोड़कर फरार रहे लंबे दिनों तक, ये आत्माएं सही। ये त्याग या उत्सर्ग बहुत कम देखने को मिलता है। उसी तरह आप गौर करेंगे सिसवन थाने में, सिसवन थाना 15 दिनों तक आजाद रहा। 20,000 लोगों की भीड़ सिसवन थाने का घेराव करती है और उसका नेतृत्व करते हैं मेवालाल पासवान, खखन डोम, रामदेव सिंह। अब जरा सोचिए, सबसे अधिक 4 वर्ष की सजा मेवालाल को होती है। पूरी भीड़ का नेतृत्व करते हुए उन्होंने थाने में मौजूद सारे कागजात उठा लिए और पास बहने वाली नदी में डाल दिया। डाक खाने को जला डाला गया, तार के खंभे तोड़ दिए गए, जो कुछ भी सरकारी था नष्ट कर दिया गया। लेकिन एक हिदायत सबसे महत्वपूर्ण थी उस आंदोलन की, जिसका सभी आंदोलनकारियों ने पालन किया। वो क्या था? कोई भी वस्तु जो सरकारी है उसे हम नष्ट करते हैं, जलाते हैं, तोड़ते हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन उसे घर नहीं ला सकते। और सारे आंदोलनकारियों ने एक छोटी से छोटी चीज भी अपने उपभोग में लाना कबूल नहीं किया, कुछ नहीं उठाया। यहां तक कि 500 रुपए भी पड़े थे थाने पर, लेकिन उसको भी जला दिया गया। छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीजें थी जिसका उपयोग किया जा सकता था। इस आंदोलन का संदेश था कि अगर तुम अपने घर कुछ भी ऐसा ले जाओगे तो तुम आंदोलनकारी नहीं, चोर कहलाओगे। और यही संदेश लोगों के दिल दिमाग में बैठा हुआ था। और पूरे आंदोलन में यह देखा गया कि कोई भी छोटी से छोटी वस्तु किसी ने अपने उपयोग में लाना उचित नहीं समझा।
ठीक ऐसी ही घटना सिसवन की एक सबसे रोचक घटना की याद हम आपको दिलाना चाहेंगे। श्यामदेव नारायण कालापानी की सजा से लौट आए थे 1937 के बाद। वे घर पर रहने लगे थे। घर पर रहने इतने लंबे क्रांतिकारी आंदोलनकारी जीवन के बाद क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई चैन से बैठ सकता है जब देश में इतना बड़ा भूचाल पैदा हुआ? कतई नहीं। अंग्रेजों ने निगरानी लगा रखी थी, नजरबंदी कर रखा था उनका। इसके बावजूद उन्होंने भांति बनाकर गांव में उपलब्ध सारे लोहे का भाला बनवा डाला और उस भाले को ग्रामीणों की एक जो दस्ता बनाया था पहरेदारी के लिए दे दिया। वे जानते थे कि एक न एक दिन अंग्रेजी हुकूमत के लोग, अंग्रेजी फौज यहाँ पहुंचेगी। ठीक ऐसा ही हुआ। चैनपुर में जो पुलिस दस्ते मौजूद थे, कई अधिकारी तैयारी कर चुके थे कि रात में आज भागल पहुंचना है। पहुंचे भी, गांव को घेर लिया। सब वर्दी में थे पुलिस के जवान, लेकिन पहुंचने के पहले उनको ये जानकारी मिल गई कि बुरी पलटन आ रही है। टॉमी बोले जाते थे, टॉमी आ रहे हैं। तब उनके घर में पिताजी थे, भाई थे। कुछ नहीं उन्होंने किया, पास के ही एक पेड़ पर वे चढ़ गए रात में। पूरे पेड़ पर से नजारा देखने लगे और जो पहरेदारों का दस्ता था ग्रामीणों का, बर्छे लाठी भाले से लैस, उन लोगों ने हमला कर दिया, यह कहते हुए कि डाकू आए, गांव में डाकू आए। उस समय बहुत छोटी संख्या थी गोरे सिपाहियों की। डाकू आए। जब गांव में हल्ला मचा तो पूरे गांव से पुरुष महिला जो जहां से हुआ, लाठी भाला हरवे हथियार के साथ उनको घेर लिया और उनको भागना पड़ा। फिर ठीक अगले दिन भारी पुलिस बल और मशीन गनों के साथ वे भागल पहुंचे। उस समय सिवान और छपरा से आए हुए कई अधिकारी भी उस दस्ते में मौजूद थे। उन्होंने आग लगाना शुरू किया। गांव के बाहर कई जपोले थे, पुआल के रखे हुए, सब में आग लगाई। घरों की ओर बढ़े। श्यामदेव नारायण नहीं मिले, लेकिन बहुतों को लाठियों से, डंडों से पीटा, अपमानित किया, उत्पीड़ित किया। कुल 75 लोगों को उस गांव से पकड़कर ले आए और चैनपुर हिरासत में रखा। कुछ को जमानत दिया और कुछ को जेल भेज दिया। इसमें प्रमुख थे आप, जिनके घर से बरामद हुआ 5 टिन किरासन तेल छापेमारी में। सुखनंदन सिंह का नाम लिया जाता है, धर्मनाथ अग्रहरी हैं, गंगपुर सिसवन के एक सरोद के लोग थे, रूप नारायण पाठक। ऐसे अनेक लोग जो इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थे, पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तात्पर्य की भागीदारी बढ़ती जा रही थी। वह एक सीमित आंदोलन नहीं होकर मास मूवमेंट हो गया था, जिसमें महिलाएं, बच्चे,
संवाद यहाँ से वहां ले आने और ले जाने का काम किया करते थे। महिलाएं घर में खाना बना कर पहुंचाया करती थी। सुराजी जहां हुआ करते थे, जहां इकट्ठे होते थे, जहां बैठकें होती थी, कोई किसी को रोकता नहीं था। आंदोलन का ये जज्बा था कि जाने से किसी को रोका नहीं, किसी ने नहीं, बढ़िया काम है जाओ। तो यह जो धारणा बनी समाज में कि एक अच्छे पुण्य काम में, देश के काम में कोई नौजवान जा रहा है तो उसका हौसला बढ़ाओ, उसका उत्साह बढ़ाओ। ठीक ऐसा ही दरौली में हुआ। वहां जहाज उतरते थे, जहाज के उस कार्यालय को जला दिया गया, थाने को, डाकघर को जला दिया गया। वहां रजिस्ट्री कचहरी होती थी, आज भी है, उसे जला डाला। विश्वनाथ शर्मा एक मशहूर नाम, जो गांधीवादी गोदान आंदोलन के अग्रणी नेता थे अरगपुर के, उनको सजा मिली। रामायण शुक्ल का नाम बहुत लंबे दिनों तक चर्चा में रहा, आज भी आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया, अपने पूरे घर परिवार की धन संपत्ति, घर को जला डाला गया, लूट लिया गया, बहुत यातनाएं दी गई। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके सगे संबंधियों को भी यातनाएं दी गई। लेकिन वो मूल्यों से, जिन गांधीवादी मूल्यों की प्रेरणा से वे संचालित थे, कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी झुके नहीं, टूटे नहीं। सब कुछ नष्ट होना उन्होंने स्वीकार कर लिया, सारी यातनाएं उन्होंने भोग ली, लेकिन कभी न इसके प्रति उन्हें नफरत नहीं हुई, पश्चाताप नहीं हुआ। जीवन भर इसी प्रेरणा के साथ जीते रहे। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और कल यानी कि 13 अगस्त 1942 की घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो अभी जिले के कुछ और प्रखंड जैसे कोरिया कोठी, बढ़िया, गुठनी, इन जगहों पे क्या हुआ, महाराजगंज में कौन सी ऐसी घटनाओं ने इस प्रखंड को प्रभावित किया, इस पर हम डॉक्टर साहब के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही ये चर्चा का मूल विषय यह है कि हमारी आने वाली पीढ़ी या जो नई पीढ़ी है वो इस आजादी के दीवाने, इस आजादी के आंदोलन में भाग लेने वालों से प्रेरणा लें और देश के लिए हमेशा कुछ न कुछ करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।